Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about some basic concept related to Python programming. So let's start. कल स्टूडेंट्स हमने जाना था पाइथन कीवर्ड्स के बारे में और आज बात करेंगे हम आइडेंटिफायर्स के बारे में। ओके, तो पहले पाइथन कीवर्ड एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। इट मीन्स दैट उनका मीनिंग ऑफ द कीवर्ड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द पाइथन इंटरप्रेटर। तो इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है, पहले से फिक्स होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो जब आप कोई कीवर्ड लिखते हैं तो उस कीवर्ड का पहले से एक मीनिंग होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग पाइथन इंटरप्रेटर आपका एक्ट करता है। तो कौन कौन से कीवर्ड होते हैं? एक्चुअली 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन 3.7 में, और ये सभी कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं ये सभी कीवर्ड्स हैं। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ये सभी कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें, जैसे फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, वाइल है, फॉर है, इज़ है, एज है, इन है, इम्पोर्ट है, ओके, नॉट है, एंड है, और है। तो ये सब आपके कीवर्ड्स हैं और इनका मीनिंग पहले से डिफाइंड है। तो जब कभी भी आप इनको यूज़ करते हो तो जो इनका मीनिंग ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेव करते हैं। आप दूसरी बात है, इसको एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर के लिए रूल है कि आप आइडेंटिफायर जब लेंगे तो उसमें कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये कीवर्ड थे। अब आइडेंटिफायर की बात करते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब जो हम नेम देते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। देखिए मैथ में भी ऐसा ही अक्सर होता है, जैसे मैं पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी तरीके से लिखेंगे आप। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो इसको आप पी आर और टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पी आर और टी आपने अपने से लिया है, आप कुछ और ले सकते थे, P1 P2 या प्रिंसिपल ही ले, अमाउंट पूरा ले सकते थे आप। तो ये वेरिएबल के नेम है। उसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब कभी भी हम किसी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें वेरिएबल की नेम की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ देखिए आइडेंटिफायर का मतलब है दैट आइडेंटिफाई समथिंग। तो उसमें वेरिएबल नेम भी आ जाता है, क्लास का नेम भी आ जाता है, फंक्शन का नेम भी आ जाता है, ठीक है। ये सब वेरिएबल का नेम, जो भी नेम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं वो वेरिएबल का नेम होगा, चाहे वो क्लास का हो, चाहे फंक्शन का हो, चाहे वेरिएबल का हो। वो आपका आइडेंटिफायर होगा। ओके, तो पाइथन में आइडेंटिफायर का मतलब है दैट आइडेंटिफाई समथिंग लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल। तो जो क्लास, फंक्शन, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करें। क्लास और फंक्शन क्या होते हैं हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक सिंपल वेरिएबल की बात करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है अभी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है आपका। अब इसमें सबसे पहले तो हमें रूल पता होने चाहिए। तो रूल ये है कि हम इसमें लेटर ले सकते हैं, लोअर केस में, अपर केस में, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों भी ले सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं और कोई एक भी ले सकते हैं। डिजिट यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब आप आइडेंटिफायर का नेम लें तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, पर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका वेरिएबल 1, अगर आपने एक आइडेंटिफायर लिया है दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 वेरिएबल नहीं लिया जा सकता क्योंकि 1 वेरिएबल में 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका वेरिएबल का नेम, ठीक है। कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता ही दिया। और पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब केस सेंसिटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कि इसमें अपर केस और लोअर केस लेटर का दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। आपने वेरिएबल का नेम लिया कुछ भी, और मान लीजिए प्रवीण लिया, और नेक्स्ट टाइम जब आपने उसे यूज़ किया तो या एक और सेकंड वेरिएबल का नेम लिया आपने, उसमें आपने कैपिटल पी लिखा। पहले पिछली बार आपने जब यूज़ किया था तो उसको डिक्लेयर किया था तो सभी लेटर स्मॉल लेटर्स थे, ठीक है। लोअर केस लेटर में आपने नेम मेंशन किया था।
सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, आपने काम ये किया कि आपने अपर केस लेटर का यूज़ किया किसी एक पर्टिकुलर लेटर को या कंप्लीट एक वर्ड को, तो फिर वो एक डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखिएगा। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर केस और लोअर केस लेटर का अपनी अपने अलग अलग रहता है आपका, मतलब कि अगर आपने लोअर केस लेटर में लिखा है तो आप ये ना समझे कि अपर केस में भी सेम टाइप करेंगे वर्ड को तो वो सेम कंसीडर होगा, ऐसा नहीं होगा आपका। तो दूसरी बात ये है कि पाइथन पे जब आप वेरिएबल का नेम लें तो वेरिएबल का नेम ऐसे लेना चाहिए कि जैसे जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें। ठीक, जैसे आपको कुछ काउंट करना है तो आप वेरिएबल का नेम काउंट लेंगे, ना कि कुछ ए बी सी कुछ इस तरीके से लेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो ये ध्यान रखिएगा, ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाएं तो और उसमें एक प्रॉब्लम और उसके अंदर हम जो वेरिएबल का नेम ले रहे हैं वो क्वेश्चन से मैच करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला निकाल लें तो सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, आई एस लिखने का कोई मतलब नहीं, वैसे भी इज़ आपका एक कीवर्ड है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है तो कीवर्ड ना हो। और फिर दूसरा ये कि आप अच्छा कीवर्ड को अगर हम कैपिटल में लिख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कीवर्ड्स होते हैं स्मॉल केस लेटर्स में होते हैं, ट्रू फॉल्स नन को छोड़ दिया जाए जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि अगर हम कैपिटल लेटर्स में का यूज़ करेंगे, ठीक है, अपर केस लेटर्स का यूज़ करेंगे तो आप वेरिएबल नेम में आपका कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स को यूज़ करने का मतलब है कि देखिए, चूँकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और आपने अपर केस लेटर में लिखा है कोई भी नेम, लोअर केस लेटर में उसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स है, तो अपर केस लेटर में अगर वो वर्ड सेम भी है और आपने अपर केस लेटर का यूज़ किया है तो वो भी एक आपका आइडेंटिफायर हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, अवॉइड करते हैं, जनरली हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम होता है, तो आप PRT लेते हैं। ठीक है, तो P प्रिंसिपल अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, R रेट को कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि प्रिंसिपल तो R से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, R से रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो और रेट P से रिप्रेजेंट हो रहा हो। कर सकते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करे ऐसा हम नेम लेते हैं। पाइथन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। पाइथन ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर आता है वो आता है प्लस। ठीक, और इसे ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए, जैसे आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, एक्स और वाई को ऐड करना है सपोज, और या फिर एक्स वाई में एक नंबर ऐड करना है, एक्स और वाई वेरिएबल की वेरिएबल है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर 2 और मोर देन 2 वैल्यू को ऐड करने का काम करेगा। 2 बार यूज़ करेंगे तो देखिए एक्स प्लस पहले होगा क्या, पहले एक्स में वाई ऐड होगा, फिर एक्स और प्लस वाई का जो रिजल्ट होगा उसमें फिर 2 ऐड होगा। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसे बाइनरी ऑपरेटर बोले क्योंकि इसे ऐड करने के लिए आपको 2 वेरिएबल की या वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये लिखा हुआ है 2 ऑपरेंड्स। और यूनी प्लस, एक यूनी प्लस भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बाइनरी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए जैसे मैथ में ऐड होता है वैसे ही इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, तो जैसे 5 + 6 करेंगे, 7 + 8 करेंगे, तो जैसे मैथ में आंसर आता है ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग में भी आंसर आपको दिखाई देगा। सबट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो ये भी मैथमेटिक्स में जैसे यूज़ होता है पाइथन में भी एज इट इज़ यूज़ होता है। जैसे आपने लिखा है x - y - 2, ठीक है, तो x में से y को सबट्रैक्ट करेंगे और फिर उसमें से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक का साइन यूज़ होता है। तो मैथ में तो हम क्रॉस या डॉट यूज़ करते हैं, यहाँ एस्टिक का साइन यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे वो ऑपरेंड्स मान लीजिए है x और y, तो आप लिखेंगे x एस्टिक y। ठीक, ये हो गया आपका।
डिवाइड के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं, हम साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट वन और ऑलवेज रिजल्ट इनटू फ्लोट। तो ये डिवाइड तो करेगा और रिजल्ट जो होगा हमेशा एक फ्लोट वैल्यू होगी। अब फ्लोट क्या है, ये डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ डेटा, जो डेटा का टाइप बताते हैं कि डेटा का क्या टाइप है। डेटा इंटीजर हो सकता है, डेटा कैरेक्टर हो सकता है, डेटा स्ट्रिंग हो सकती है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है 5.2 2.5, तो इसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब कभी भी डिवाइड आएगा आंसर हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर दोनों इंटीजर वैल्यू का भी डिवाइड करेंगे तब भी, जैसे आपने 4/2 किया तो आंसर क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, 2.0 आएगा, क्योंकि आंसर फ्लोट वैल्यू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम स्लैश का यूज़ करते हैं तो आंसर हमेशा एक फ्लोट वैल्यू होता है, ऑलवेज। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर की। तो ये जो मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर है, ठीक है, इसको समझ लीजिए आप। ये क्या काम करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है आपका। तो जैसे अच्छा परसेंटेज के साइन के साथ इसे यूज़ करते हैं, परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अगर आपने लिखा 5%2, तो इसका मीनिंग होगा कि 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 टाइम्स जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 आंसर होगा, ठीक है, 1 आंसर होगा। तो ये रिमाइंडर को शो करता है। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, चलिए। मान लीजिए 10 मॉडलो 4 किया, कितना आएगा आंसर बताइए। इसे मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर बोलते हैं। आंसर कितना आएगा, परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को किससे डिवाइड किया है हमने, 4 से, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर की। तो जो ये फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर होता है इसे डबल स्लैश से यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपका इंटीजर नंबर। तो सिंगल स्लैश का साइन जब हम यूज़ कर रहे थे तो आंसर हमेशा हमारा किस में मिल रहा था, एक फ्लोट वैल्यू मिल रही थी हमें, यानी एग्जैक्ट जो आंसर होता है डिवाइड करने के बाद जो मिलना चाहिए वही मिलना था हमको। लेकिन फ्लोट डिवीज़न के केस में ऐसा नहीं है। फ्लोट डिवीज़न के केस में आंसर एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। जैसे अगर हम 5 फ्लोट डिवीज़न 2 यानी 5/2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट शो होगा आंसर का। ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। डेसिमल में क्या था क्या नहीं था, डेसिमल के बाद डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ इंटीजर पार्ट शो होता है फ्लोट डिवीज़न में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये करके देख सकते हैं आप। क्लियर। जिसकी क्लास हुई थी पहले उसमें मैंने आपको बताए थे इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में मैंने आपको ये सब करके दिखाया था, तो आप भी करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है ये आपका। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट। तो जब एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट होता है पावर। तो पावर कैसे आएगा, पावर आएगा आपका डबल एस्टिक के साइन के साथ। तो ये इसका एक एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जांपल चलिए। तो जैसे आपने लिखा 2/3, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2 पावर 3, और 2 पावर 3 कितना होता है 8। तो फिर आपका 8 आंसर आएगा उस केस में। क्लियर। आगे देखते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है स्टूडेंट, इस प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर को बताएगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। वैसे आपने 9th क्लास में इतना तो किया ही होगा, नहीं किया तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 4, ठीक। तो हमको इसे सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल की वैल्यूज़ को। वो हम कैसे करते हैं, तो हमें वेरिएबल के या हम कहें कि आइडेंटिफायर के रूल मालूम है।
वो रूल्स का यूज़ करके हम वेरिएबल का कोई भी एक नेम दे सकते हैं। जैसे हमने दिया एक्स और वाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना तो अंडरस्कोर आ रहा है, ना वन आ रहा है, ना ही कोई अदर सिंबल आ रहा है, तो बहुत छोटा सा नेम है तो बहुत अच्छी बात है ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए, नेम हमेशा छोटा और रिलीवेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो लार्ज हो, इनअप्रोप्रिएट हो, टाइप करने में टाइपिंग में मिस्टेक हो, और आइडेंटिफाइज के रूल है उनका वायलेशन कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल रखिए, छोटा रखिए नेम, नंबर यूज़ कीजिए लेकिन नंबर से स्टार्ट मत कीजिएगा। स्पेशल सिंबल यूज़ करना है तो सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ करेंगे, बाकी और कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में तो एक्स और वाई ले लिए। अब यहाँ जो मैथमेटिक्स में आप जिसको इक्वल बोलते हो, वो एक्चुअली यहाँ पर पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये वैल्यू असाइन करता है। कौन सी वैल्यू को, जो राइट हैंड साइड पे दी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैथ में ये जो लिखा हुआ है x इक्वल टू 15, इसका मीनिंग पाइथन में ये है कि 15 इज़ असाइन टू x, 15 की वैल्यू x को असाइन होगी। और किसी भी एक वेरिएबल को, मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी एक वेरिएबल को एंटायर प्रोग्राम के अंदर कितनी भी बार वैल्यू असाइन की जा सकती है, डजेंट मैटर, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप एक बार, 10 बार, 20 बार, जितना चाहें उतना वेरिएबल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 15 का मतलब है कि 15 इज असाइन टू x, देन y इक्वल टू 4 का मतलब है 4 इज असाइन टू y। तो याद रखिएगा कि असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट नहीं होता। आप लिखेंगे 15 इज इक्वल टू x, तो सोचेंगे कि x को 15 असाइन हो जाएगा, नहीं, एरर आएगी। पहले वेरिएबल का नेम, फिर मैथ में जो इक्वल साइन यूज़ होता है वो, और फिर आपका जो वैल्यू आपको असाइन करनी है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम की, जिसके थ्रू हमने कोशिश की है सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जब आप प्रिंट करेंगे वैल्यू को, तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो प्रिंट लिखते हैं, हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। अब प्रिंट के बारे में आपको कुछ मैं बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, मैसेज प्रिंट कराना है, मैसेज के साथ आंसर प्रिंट कराना है, कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में सबसे पहले आप प्रिंट लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल में मत लिखिएगा। एक भी लेटर कैपिटल में भी होगा तो एरर दिखाएगा। फिर पैरेंथेसिस साइन के अंदर, इनसाइड द पैरेंथेसिस साइन, डबल कोट्स में हम मैसेज लिखते हैं, और जो भी हम मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर इस मैसेज के साथ आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप कॉमा का साइन लगाएंगे और उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हैं। तो जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वेरिएबल नहीं प्रिंट होगा, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी प्रोग्राम में वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। तो जैसे आपने लिखा, प्रिंट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों ही यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिंग को लिखने के लिए, मैसेज को लिखने के लिए। यहाँ सिंगल कोट्स का यूज़ किया गया है, तो लिखा गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। डबल कोट्स या सिंगल कोट ऑफ करने के बाद कॉमा, फिर एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि इन दोनों वेरिएबल का जो सम होगा वो शो हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये हम कोई वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं या कोई एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जो इस केस में हमने किया है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ प्रिंट हो जाएगी जब कभी भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। तो x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू 4, तो जब आंसर आएगा तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 19। इस तरीके से आंसर आएगा। अब बात करते हैं वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने की। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैसेज लिखेंगे, प्रिंट के अंदर देखिए मैसेज लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, x माइनस वाई इक्वल टू कॉमा x माइनस वाई। तो x में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसके इसमें 11, ठीक है। तो आउटपुट आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 11। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, प्रिंट का जब हम यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर हम, या सिंगल कोट्स के अंदर हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, और कॉमा लगा के कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल का वैल्यू लिखते हैं, वेरिएबल को मेंशन करते हैं जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। अगर हम सिर्फ मैसेज लिखते हैं तो मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज के साथ अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो कॉमा लगा के वेरिएबल की वैल्यू या फिर उसकी जगह कोई एक्सप्रेशन, जैसा कि इस केस में किया गया है, को प्रिंट करा सकते हैं। एक ही हो गया। थर्ड है इसके अंदर
आपका एस्टिक का साइन, तो एस्टिक का साइन क्या करेगा आपका, ये मल्टीप्लाई करेगा आपका, ठीक है। जैसे आपने लिखा x मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो अभी x में y की वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा। तो एक पिछली बार की तरह हमने क्या किया, पहले तो मैसेज प्रिंट करा दिया एज इट इज़। तो मैसेज जैसे जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लिखते हैं, वो तो एज इट इज़ ही प्रिंट होगा, तो वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जहाँ तक वैल्यू की बात है, तो वैल्यू कॉमा लगा के x मल्टीप्लाइड बाई वाई किया गया है, तो जो भी इसका आंसर है, आंसर आएगा 60, तो 60 इसमें प्रिंट हो जाएगा। अब डिवाइड की बात करते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या थी 15, y की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है। अब ये थोड़ा समझिएगा कि जब स्लैश का यूज़ करते हैं तो जब डिवाइड होता है इसके थ्रू, तो आंसर हमेशा एक फ्लोट वैल्यू आती है, ठीक है। तो 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 3.75, ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो लिखेंगे प्रिंट x/y, ठीक है, इक्वल टू सिंगल कोट्स में, तो ये मैसेज तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। कॉमा लगा के x/y लिखेंगे तो जो भी आंसर होगा वो इसका प्रिंट हो जाएगा, 3.75 प्रिंट हो जाएगा इसमें। फ्लोट डिवीज़न की बात करते हैं। फ्लोट डिवीज़न में क्या होगा कि फ्लोट डिवीज़न में हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे x/y, ठीक है। तो फ्लोट डिवीज़न में आंसर हमेशा इंटीजर वैल्यू आता है। तो पिछली बार जब हम डिवीज़न कर रहे थे तो आंसर था 3.75, लेकिन इस केस में चूँकि हमने फ्लोट डिवीज़न का यूज़ किया है तो हमेशा जो इंटीजर पार्ट होगा वो शो होगा, ठीक है। तो इस केस में इंटीजर पार्ट चूँकि 3 है तो 3 शो होगा आपका। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो उसके लिए डबल एस्टिक साइन यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ x/y, ठीक है, तो 15 पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगा। इट मीन्स 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, 4 टाइम्स 15 मल्टीप्लाई होगा, तो वो आंसर हो जाएगा 50,625। तो ये आंसर आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी हो गया आपका। तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा आपका जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे डिफरेंट स्टेटमेंट का। एक बात याद रखिएगा कि एक प्रोग्राम में हम कितनी प्रिंट स्टेटमेंट दे दें, तो जब हम आउटपुट देखते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, या ऐसा होता है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, ये आपने 10 प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं तो सभी के आंसर के बाद आंसर कंटिन्यूशन नहीं रहता, लाइन चेंज हो जाती है। जैसे इस केस में हो रहा है x+y=19 एक लाइन में आ रहा है, x-y=11 सेकंड लाइन में आ रहा है, x मल्टीप्लाइड बाई वाई थर्ड लाइन में आ रहा है, x/y फोर्थ लाइन में आ रहा है, इस तरीके से। क्लियर? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो जैसा कि नेम ही बता रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर, हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। डिफरेंट कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, कंपैरिजन हम करते हैं नंबर्स का ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। टी और एफ कैपिटल होता है इसमें, ठीक। तो आंसर कंपैरिजन में ट्रू और फॉल्स का आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 > 6, तो आपका क्या आंसर होगा, यस और नो में आंसर देंगे। आप कहेंगे यस सर इट इज़ ट्रू। कंप्यूटर में ये ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में कंसीडर की जाती है। नंबर तो आंसर कभी नहीं आ सकता। अगर इसका 5 > 6 अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा 7 हो जाएगा। मैंने कहा 5 > 6 का आंसर क्या होगा, आपने कहा 7, ऐसा तो नहीं होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जब कभी भी होता है तो नंबर्स में कंपैरिजन होता है, और जो आंसर आता है ना वो आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसी तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जब आप नंबर का कंपैरिजन करोगे तो, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को समझना ज़रूरी है। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं देखते हैं ज़रा। ये है ग्रेटर देन, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है ऐसे यहाँ यूज़ होता है ग्रेटर देन का साइन। सेकंड है लेस देन, तो ये भी मैथमेटिक्स में जैसे यूज़ होता है आपका वैसे यहाँ यूज़ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्लियर? फिर आपका इक्वल टू है। अच्छा, ये इक्वल का साइन देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मैथ का इक्वल है वो एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसका इक्वल अलग है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका इक्वल है।
ठीक है। नॉट इक्वल का साइन देख लीजिए, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन लिखिए, फिर मैथमेटिक्स का जो इक्वल होता है वो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू में लेस देन का साइन पहले, फिर इक्वल टू का साइन बाद में, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर। तो ये जितने ऑपरेटर्स कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाएंगे। तो इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं बना के, तो उसको भी समझा देते हैं हम आपको। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले, एक्स और वाई, उनकी वैल्यू दे देते हैं। एक्स की वैल्यू दे दी 10, वाई की वैल्यू दे दी 12। तो हम डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और आंसर को प्रिंट कराएंगे। तो जैसे आपने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट में ही, प्रिंट पहले तो एक मैसेज लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है सिंगल कोट्स के अंदर ग्रीन कलर से। तो एक्स ग्रेटर देन वाई इज़, ठीक है। तो कॉमा लगा के स्टेटमेंट लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन वाई। तो आंसर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड देखिए, प्रिंट एक्स लेस देन वाई इज़, ठीक। तो एक्स लेस देन वाई, आंसर अगर ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। इसके बाद देखिए आप एक्स इक्वल टू वाई, तो इसमें भी आंसर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। और ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। और आपने एक्स की वैल्यू कितनी दी है 10 और वाई की वैल्यू कितनी दी है 12। तो जब हम चेक करेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन वाई, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 10 वाई से ग्रेटर देन नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो फॉल्स आएगा आंसर। इसी तरीके से सेकंड केस में आप चेक कर रहे हैं 10 इज़ लेस देन वाई, तो ऑफकोर्स ये बात ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। एक्स इक्वल टू वाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 12 के इक्वल नहीं होता, तो आंसर फॉल्स आएगा। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई बिल्कुल ट्रू है, 10 12 के इक्वल नहीं है, तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। लास्ट केस में देखिए एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो भी और इक्वल होगा तो भी। ठीक है। अगर पाया जाता है तो आंसर ट्रू आएगा, पर 10 ना तो 12 के इक्वल है और ना ही ग्रेटर देन है, तो फिर उस केस में आंसर फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले केस की बात करें, तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 12 है, और हम चेक कर रहे हैं एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। ठीक। तो ना तो 12 के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन 12 10 से ग्रेटर देन ज़रूर है। दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करनी चाहिए थी, एक कंडीशन मैच करेगी, क्योंकि क्या था, लेस देन इक्वल टू था, तो लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो क्या हो गया, लेस देन तो है, क्योंकि हम लेस देन इक्वल टू दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर फिर ट्रू में आएगा। तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ट्रू और फॉल्स इस तरीके से लिखा आ रहा है, टी और एफ कैपिटल होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही आई थिंक। ठीक है, तो आज आपने आइडेंटिफायर को देखा, समझा, और किस तरीके से आइडेंटिफायर के रूल अप्लाई किए जाते हैं ये हमने आज पढ़ा। और ऑपरेटर्स की जहाँ तक बात करें तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ा और समझा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑपरेटर्स की बात करेंगे पाइथन के। तो ये आप जो ऑपरेटर्स की कैलकुलेशन है ये आप पाइथन में इंटरेक्ट मोड में जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर रन करा सकते हैं, प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।